नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन का विदेश व्यापार पहली तिमाही में मजबूत। चीन बना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन नेटवर्क। युगांडा में मलेरिया के खिलाफ बड़ा अभियान। अब समाचार विस्तार से। चीनी विदेशी व्यापार ने इस साल की पहली तिमाही में जोरदार मजबूती दिखाई है। देश के पोर्ट ऑपरेशन रेट में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो बताती है कि चीन के स्मार्ट और इनोवेटिव एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में टिके हुए हैं। पोर्ट्स पर माल और कंटेनर की आवाजाही भी बढ़ी है, जबकि कार्गो जहाजों की गतिविधि में भी अच्छा उछाल देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेल्ट एंड रोड देशों के साथ व्यापार बढ़ना बड़ी वजह है। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी और सोलर प्रोडक्ट्स जैसी नई तिकड़ी निर्यात को तेजी दे रहे हैं। कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद चीन का विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है। चीन के चांगसू प्रांत में शुरू हुई सू सुपर लीग सिर्फ खेल नहीं बल्कि बिजनेस का भी बड़ा मौका बन गई है। मैच के साथ ही आसपास के इलाकों में खरीदारी और टूरिज्म में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया। स्टेडियम के बाहर थीम वाले प्रोडक्ट्स, खिलौने और ब्लाइंड बॉक्स की खूब बिक्री हो रही है। चांगझोउ का डायनासोर पार्क भी दर्शकों से भर गया है। रेस्टोरेंट्स ने भी गेम थीम अपनाकर अपनी कमाई बढ़ा ली है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कारोबार में और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये छोटा सा फुटबॉल टूर्नामेंट अब पूरे शहर की इकोनॉमी को नई रफ्तार दे रहा है। चीन अब हाइड्रोजन एनर्जी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग नेटवर्क बना चुका है। देश में 574 से ज्यादा स्टेशन तैयार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि साल 2030 तक यह सेक्टर 146 अरब डॉलर से ज्यादा का बाजार बन सकता है। देश के कई प्रांत इसे प्राथमिकता दे रहे हैं और बड़े निवेश भी हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री तक हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन से स्टील प्रोडक्शन और शेयरिंग साइकिल जैसे प्रयोग भी हो रहे हैं। ग्रीन मेथनॉल जैसे साफ ईंधन पर भी काम शुरू हो चुका है। साफ है कि चीन अब सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि बड़े स्तर पर क्लीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ा चुका है। पश्चिमोत्तर चीन का सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में कारोबार करना अब पहले से आसान हो गया है। सरकार लगातार बिजनेस माहौल में सुधार कर रही है और नेशनल मार्केट से जुड़ाव बढ़ा रही है। कासगढ़ में हाल ही में हुई एक नई ट्रेड सिस्टम शुरू हुई, जिससे बिना माल हिलाए ही करेंसी ट्रांजैक्शन संभव हो गया। इससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। इस साल कई नई कंपनियां भी जुड़ी है। सरकार ने 16 बड़े सुधार उपाय लागू किए हैं ताकि कारोबार में आने वाली रुकावटें दूर हों। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर माहौल बनाकर ज्यादा निवेश आकर्षित किया जाएगा। लक्ष्य साफ है कि सिंचांग को तेज और टिकाऊ विकास के राह पर आगे ले जाना है। चीन के चिचांग प्रांत का चूची शहर, जिसे जुराबों की राजधानी कहा जाता है, अब टेक्नोलॉजी के दम पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यहाँ की फैक्ट्रियों ने स्मार्ट मशीन और डिजिटल सिस्टम अपनाकर उत्पादन 6 गुना तक बढ़ा लिया है। अब ऑर्डर से डिलीवरी तक सब कुछ कंप्यूटर पर ट्रैक होता है। एआई की मदद से सॉक्स डिजाइन भी तेजी से तैयार हो रहे हैं, जिससे लागत कम और स्पीड ज्यादा हुई है। ई कॉमर्स ऑर्डर कुछ ही दिनों में पूरे हो रहे हैं। यह पूरा इलाका एक बड़ी फैक्ट्री नेटवर्क की तरह काम करता है। आज यहाँ बने मोजे 190 से ज्यादा देशों में पहुँच रहे हैं, जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत दिखाते हैं। हर साल 25 अरब जोड़े मोजे बनाए जाते हैं, जिनका कुल मूल्य 70 अरब युआन से ऊपर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब थाईलैंड के टूरिज्म पर साफ दिख रहा है। फ्लाइट महंगी हो गई है, कई रूट प्रभावित हुए हैं और पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। इसके अलावा होटल और ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ गई है। हवाई जहाजों की टिकट्स 10 से 15% तक बढ़ चुकी है, जबकि विदेशी पर्यटक करीब 18% घटे हैं। बिजनेस मालिकों का कहना है कि आमदनी आधी रह गई है। यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब देश में संक्रांत फेस्टिवल का पीक सीजन आ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही हालात जल्द सुधर जाएं, लेकिन इस साल टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। युगांडा ने मलेरिया से लड़ाई तेज कर दी है और 2.5 करोड़ से ज्यादा मच्छरदानियां बांटने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ये डोर टू डोर ड्राइव खासकर उन इलाकों में चल रही है जहां संक्रमण ज्यादा है।
देश के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये मच्छरदानियां संक्रमण को 50% तक कम कर सकती हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में केस बढ़ने से चिंता बढ़ी है। सरकार अब इलाज के साथ साथ जागरूकता पर भी जोर दे रही है। पिछले वर्षों में सुधार हुआ था, लेकिन अब फिर मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश मलेरिया मुक्त हो और यह अभियान उसी दिशा में एक अहम कदम है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज दुनिया एक ऐसे समय से गुजर रही है जहां पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी हो गई है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और रेगिस्तान का फैलाव हमारी धरती के लिए बड़े खतरे बन चुके हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चाइना की ग्रीन ग्रेट वॉल एक अच्छी और मजबूत पहल के रूप में सामने आई है। चीन ने अपने पर्यावरण से जुड़े अलग अलग कानूनों को एक साथ जोड़कर एक नया और साफ सिस्टम बनाया है, जिसे यूनिफाइड एनवायरमेंटल कोड कहा जाता है। पहले ये कानून अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, इसलिए उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल होता था। अब इस नए सिस्टम में प्रदूषण रोकने, जंगलों की रक्षा, पानी की सही इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन जैसे सभी मुद्दों को एक ही जगह पर शामिल किया गया है। ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं है, बल्कि सोच में भी बदलाव है। अब चीन विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी उतनी ही अहमियत दे रहा है। 2012 के बाद से चाइना ने हरित विकास पर खास ध्यान दिया है। उसने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए हैं, क्लीन एनर्जी में निवेश किया है और नेचर को बचाने के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार दुनिया में जितनी नई हरियाली जुड़ी, उसमें बड़ा हिस्सा चाइना का रहा। पिछले 10 साल में चीन के जंगलों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं उस ग्रीन ग्रेट वॉल पर जिसका जिक्र अक्सर होता है। जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुनते हैं तो पत्थरों की विशाल दीवार की तस्वीर सामने आती है, लेकिन ये नई दीवार पेड़ों, घास और मिट्टी से बनी है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 3 नोड शेल्टर बेल्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1978 में हुई थी और जिसे 2050 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना ने करीब 1856 किलोमीटर लंबी सैंड कंट्रोल बेल्ट तैयार कर ली है। ये बेल्ट 3 बड़े रेगिस्तानों के फैलाव को रोकने में मदद कर रही है, जिनमें गोबी डेजर्ट भी शामिल है। ये इलाका खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं और खेती योग्य जमीन को बंजर बना देती हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि चाइना ने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, बल्कि लोकल परिस्थितियों के अनुसार पौधों की प्रजातियां चुनी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए और सैटेलाइट मॉनिटरिंग तक का इस्तेमाल किया। यानी ये सिर्फ पेड़ लगाओ अभियान नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। चीन की नई पर्यावरण संहिता की बात करें तो इसका ढांचा 4 मेन पिलर्स पर टिका है: पॉल्यूशन कंट्रोल, प्राकृतिक संसाधनों और जंगलों की सुरक्षा, हरित विकास को बढ़ावा और लो कार्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ना। खास बात यह है कि इसमें ग्रीन और लो कार्बन डेवलपमेंट पर अलग से पूरा चैप्टर है। इसका सीधा मतलब है कि अब क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं। चाइना ने अपने लिए 2 बड़े लक्ष्य तय किए हैं: 2030 तक कार्बन एमिशंस को पीक पर लाना और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना। ये लक्ष्य सुनने में भले ही दूर लगे, लेकिन इनकी दिशा तय करना ही असली काम होता है। कानून इसी दिशा को मजबूती देता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए काम कर सकता है? सीधा जवाब है हाँ और नहीं। हर देश की अपनी भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां होती हैं, लेकिन एक बात यहाँ सीखने लायक है, जब पॉलिसी क्लियर हो और इम्प्लीमेंटेशन मजबूत, तो बदलाव मुमकिन है। चीन का उदाहरण यही दिखाता है। हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले अर्थ डे के मौके पर यह चर्चा और भी अहम हो जाती है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमारी धरती केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। अक्सर हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट बचाना सरकार का काम है,
लेकिन सच ये है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। पानी बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना और एनर्जी एफिशिएंट विकल्प चुनना। ये सब बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। सच कहें तो दुनिया अब उस दौर में नहीं जहां सिर्फ भाषणों से काम चल जाए। क्लाइमेट चेंज इंतजार नहीं करता, रेगिस्तान फैलने से पहले नोटिस नहीं देता और प्रदूषण किसी सीमा को नहीं मानता। चीन की ग्रीन ग्रेट वॉल हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं जीती जा सकती, लेकिन उसके साथ समझौता जरूर किया जा सकता है। विकास और पर्यावरण को अगर दो अलग रास्ते माना जाएगा तो दोनों ही अधूरे रहेंगे। असली काम उन्हें साथ लेकर चलने का है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।